नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 52वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब तक आपने पढ़ा कि सत्य के दोनों बेटे भी अब सत्य को कसूरवार मानते हैं और उन्हें अपने पिता के साथ सहानुभूति होने लगती है। अब आगे। अजीब है इतनी विद्या, इतनी बुद्धि, ऐसी कार्यकुशलता और उस पर ऐसी उल्टी खोपड़ी। बचपन की माँ की याद आती है। कितनी उज्जवल और आनंदमयी थी वह मूर्ति। कम से कम लड़कों के पास तो उसकी वही मूर्ति थी। नवकुमार के पीछे लड़कों के साथ कैसी कैसी कल्पनाएं, भविष्य की तस्वीर और आंख कर कितने रंगों की कारीगरी। सत्यवती के दोनों लड़के दो दिक्पाल होंगे। एक लड़का देश से अन्याय, अनाचार, कुसंस्कार और कुप्रथा को दूर करेगा और दूसरा देश को स्वाधीन करने की धुन में लगेगा। हाँ, सबसे पहले विद्या अर्जन करेगा। विद्वान बने बिना किसी काम में नहीं जुट पाएगा। तुझे कोई नहीं पूछेगा। भले बुरे का बोध ही कहाँ से आएगा। जज होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे या फिर डॉक्टर और मास्टर बनोगे। ऐसे करतब दिखाना कि लोग कहे अलबल लड़कों को खूब तैयार किया है। बाल मन पर चटकदार ख्याल का प्रभाव कितना पड़ा था, परंतु बड़े होने पर वे धीरे धीरे देख रहे हैं कि माँ की यह उज्ज्वलता मानो आग बनती जा रही है। 1.5-2 साल तक बारुईपुर में रहकर तो मानो और बदल गई। इस माँ के लिए प्यार से ज़्यादा अब भय ही आता है। छोटा लड़का अवश्य माँ के भाव से ही ज़्यादा अनुप्राणित था, पर शोरगुल, अशांति से उसे बड़ी नफरत है। समाज की विकृति से लड़ते लड़ते आदमी स्वयं न विकृत हो जाए, यह भी तो देखना है। निताई चाचा की साली के लिए माँ जो कर बैठी, उसमें साहस का परिचय तो बेशक है, लेकिन जैसे कुछ दुस्साहस। कम से कम लड़कों से राय करके तो कर सकती थी। और फिर अगर हम सब साहबों को यहाँ से भगाना ही चाहते हैं तो मुश्किल में पड़ने पर उनकी मदद क्यों लें। माँ की हालत यदि सहज रही होती तो वह कुछ जरूर पूछ लेती, लेकिन वह तो पागल ही हो रही है। लेकिन सत्य के लड़के जो सोच रहे हैं, बात वह नहीं है। सत्य अब पगलाई हुई नहीं है, वह सन्न हो गई है। वह अभी की सारी बातों को भूलकर यही सोच रही है कि मेरे लड़के भी साहब को देखकर दुबक गए, आगे बढ़कर बोले नहीं। मेरी बात को सुलझाकर समझा देने के लिए मेरे पास आकर खड़े नहीं हुए। जिन्हें कॉलेज में पढ़ाने के लिए मैंने जान की बाजी लगा दी, जिन पर ही मुझे जीवन की सारी उम्मीदें थी। शायद हो कि सत्य की उम्मीदें कुछ बड़ी हैं। वह लड़कों की डिग्री ही देख रही है, उम्र नहीं। समझ नहीं रही है कि यह मामला उन्हें घबरा देने के लिए काफ़ी है। सत्य सचमुच ही नहीं समझ रही। वह यह सोचकर काट हुई जा रही है कि सरल क्या कहकर मास्टर साहब को बुला लाया। शर्म भी नहीं आई। उन्हें यह क्या मालूम नहीं है कि मास्टर साहब को कितना अपमानित होकर इस घर से जाना पड़ा है। अचानक संकट में पड़कर उन्हें बुलाने का प्रस्ताव नव कुमार के लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन मेरे गर्भ के इन लड़कों ने इस निर्लज काम को कैसे किया। सत्य के बेटों ने सत्य के सिर को धूल में लौटा दिया। यह भी किसके आगे। जिसके पास सत्य का सबसे ज्यादा संभ्रम था, तो वह क्या करे, किससे पूछे। जिस रास्ते से वह आजीवन चली आई, वह रास्ता क्या गलत है। रसोई हो चुकी थी, फिर भी वह रसोई घर में चुपचाप बैठी थी। बुलाकर खिलाने का उत्साह नहीं हो रहा था। सौदा भी जा चुकी थी। बड़ी देर के बाद स्वर्ण आई खेलना छोड़कर। बोली, आज खाना पीना नहीं है, बैठे बैठे सिर्फ सोचने से ही होगा। इतनी बातें सीखने की उम्र नहीं है उसकी, लेकिन दादी एलोकेशी के साथ रहकर बातों की उस्ताद हो गई है। उसकी बातें सुनकर मजाल क्या है कि कोई कहे यह 6-7 साल की लड़की है। इसके लिए सिर्फ एलोकेशी को ही दोष देना अधर्म होगा। ज़्यादा बोलना और पक्की बात बोलना तो उसकी विरासत है। सत्य क्या यह बात भूल गई। उसने दहकती आंखों से ताककर तीखे स्वर में कहा, फिर पुरखिन जैसी बात। माँ की शक्ल देखकर स्वर्ण डर गई। झट बोल उठी, भूख नहीं लगी। सत्य की जलती निगाह कुछ नर्म हुई। बोली, दे रही हूँ। बाबूजी और अपने भाइयों को बुला ले, जगह कर। भोजन के लिए जगह ठीक करना, पानी देना, यह सब स्वर्ण ने सीखा है। और भी सीखा है बिछावन करना, बिस्तर उठाना। किसी तरह से यह भी कर लेती है। माँ के साथ बैठकर साग चुन लेती है। पास बिठलाकर काम सिखाते हुए सत्य बेटी को कविता भी सिखाती है। जवानी हिज्जे बतलाया करती है। स्वर्ण भोजन की जगह ठीक करने लगी और उसके जाने की तरफ देखती हुई सत्य सोचने लगी, तो क्या अब इसी बच्ची का ही आशा भरोसा रखे। सुहास जैसी होगी यह। सुहास को सत्य ने गढ़ा, उसका लाभ नहीं ले सकी।
लड़की अवश्य लाभ बटोरने की चीज़ नहीं होती। फिर भी सुहास का जीवन अगर वैसा अजीबोगरीब नहीं होता तो इस प्रकार से उससे सारा नाता तोड़ लेने की नौबत नहीं आती। देख तो पाती उसे। सत्य की नज़रों के सामने वह नए नए रूप में खिलती। सत्य को यह देखने का उपाय नहीं रहा कि सुहास कैसी गृहस्थी कर रही है। स्वर्ण इसकी नज़रों के सामने विकसित होगी। लड़के अंत तक अपने वंश परंपरा के कापुरुषी होंगे, बीबी परस्त, जैसे कि इनके दादा नीलांबर थे, बाप नवकुमार हैं। नीलांबर चरित्रहीन थे तो भी बीवी के डर से कातर। नवकुमार की तो बात ही नहीं। पर आज सत्य अपने को विश्लेषण करके देख रही है। नवकुमार यदि इसका उलट होता तो वह सुखी होती। अपने मन में कानों में रोशनी डाल डालकर सत्य ने देखा, होती सुखी। उसका पति अगर उसकी दलीलों को काट कर अपनी राय पर कायम रखकर दूसरे ढंग से सत्य को चला सकता तो भी सत्य सुखी होती। पर नवकुमार वैसा नहीं है। वह हर बात का खम को ठोक कर विरोध करता है। बस विरोधी अपनी कोई राय स्थिर नहीं रख सकता। अंत तक सत्य की ही जीत। लेकिन सिर्फ जीत जाना ही क्या सुख है? हार में भी क्या सुख नहीं? जो हार अपनी इच्छा से कबूल कर ली जाती है, जीवन में वैसी हार का स्वाद सत्य नहीं पा सकी। तो स्वर्ण ही ऊंची हो, बड़ी हो, वही ठीक है। लड़की से छोटी होगी सत्य। अवाक होकर जिसने कह सके, बाप रे तुझे इतनी अकल किसने दी, इतनी बातें, इतना तथ्य कहाँ से सीखा, जिससे कह सके स्वर्ण तूने तो मेरी इज्जत रखी। पिता को और भाइयों को जाकर जब स्वर्ण ने बताया खाना परोस दिया गया है तो उन्हें मानो मुट्ठी में चांद मिला। खैर गृहस्थी फिर चंद में आई। वे तो सोच रहे थे आज तो रसोई वसोई की ही नहीं गई है। मूल केंद्र में विशृंखला होने से ही मुसीबत। वे कृतार्थ होकर चुपचाप खाने के लिए आए। साहब के रहते रहते नवकुमार ने सोचा था इसे जाने दो, आज मैं फिर देख लेता हूँ। पर वह बात याद ही नहीं आई। अपने गाल पर आप ही थप्पड़ मारकर सारा साहस ही जाता रहा। अब लगातार सौदा की बातें याद आ रही थी। सत्य का दिमाग ही खराब हो गया। नहीं तो आचरण ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? खैर जो भी हो, सहज में करती वही बहुत है। बाप बेटे खाने को बैठकर धन्य हुए। सुवर्ण पुरखिन की तरह कहने लगी, एक मुट्ठी भात और लीजिए ना बाबूजी। सत्य का मन रखने के लिए नव कुमार ने थोड़ा सा भात लिया भी। खाना जब खत्म हो गया तो सत्य ने आकर अपने संकल्प की घोषणा की। बोली, बीमारी के बाद से मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। सोचती हूँ कि कुछ दिन काशी जाकर बाबूजी के साथ रहूंगी। पश्चिम के हवा पानी से स्वास्थ्य कुछ सुधर सकता है। नव कुमार को लगा मानो सत्य अचानक उसे वरदान देने आई है। कुछ दिनों से मन में शायद ऐसा ही कोई सुर बज रहा था। सत्य कुछ दिन कहीं घूम आए, इससे वह भी स्वस्थ होगी और नव कुमार भी जिएगा। लेकिन सुनते ही कैसे कह दिया हाँ जाओ। इसलिए धीरे धीरे डरते डरते कहा, काशी? पिताजी के पास? ऐसा भी होता है? अकेले हैं वे, उनके पास जाकर कैसे रहोगे? सो देखा जाएगा। सत्य ने संक्षेप में कहा, साधन तू मुझे वहां पहुंचा नहीं सकेगा? साधन बड़ा था इसलिए उसी से पूछा था, लेकिन इस प्रश्न से साधन अतः में पड़ गया। अकेले वह अपनी जिम्मेदारी पर उसे काशी ले जाएगा? उसे माँ का यह प्रश्न ही पागलपन लगा। लड़के के हवाई उड़ते देखकर, चेहरे को देखकर सत्य के होठों पर हंसी की एक पतली सी रेखा दौड़ गई। बोली, लगता है नहीं ले जा सके। खैर रहने दो, और दिन होता तो इसी के लिए वह लड़के को फटकारती। आज कुछ नहीं बोली, जो काम पड़े थे उन्हें निपटाने लगी। सत्य की वह सूक्ष्म हंसी नव कुमार की नज़रों में पड़ने की बात नहीं थी। पता नहीं कैसे पड़ गई और क्या जाने क्यों उसने उसने एक अपमान की जलन महसूस की। उसी अनुभूति के फलस्वरूप वह फौरन बोल उठा, साधन ही क्यों, मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ। नव कुमार ने मैं ले जाऊंगा नहीं कहा, कहा मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ। अब की सत्य ने उन सबको अवाक करते हुए हंस दिया। हंसकर बड़ी ताज्जुब है, तुम नहीं पहुंचा सकते? मैंने यह कब कहा? लड़के बड़े हो गए हैं, अब माँ का कुछ कुछ भार लेंगे, यही आशा है। बड़े हो गए हैं, बड़े लायक हो गए, कहकर प्रसंग वही पर्दा डालकर नवकुमार और ही मंसूबा काटने लगा। एक आंधी की और आशंका थी नहीं उठी। नवकुमार आश्वस्त हुआ, विस्मित भी। सत्य के अचानक बदल गई। आंधी अनियंत्र उठी। दूसरे दिन स्कूल में आकर कॉपी किताब रखकर स्वर्ण दौड़ी दौड़ी आई। दोनों हाथों से माँ को जकड़ती हुई बोली, माँ मेरे पास एक दीदी है। उसके सवाल का जवाब देने के पहले सत्य ने गाल पर हाथ रखकर कहा, हाय राम, अभी अभी तूने खींचा हुआ कपड़ा पहना नहीं और तूने स्कूल के कपड़े को छू दिया। जाने दो, माँ के हाथ में गाल रगड़ते हुए स्वर्ण ने कहा, स्कूल कोई खराब जगह थोड़ी ना है। कपड़े की फिचाई की शुद्धता जब जाती ही रही तो क्या करना। सत्य ने बच्ची को करीब खींचकर कहा, दुगा सो कहा मैंने, बाहर के कपड़ों में धूल गर्द मेरी तो पड़ती है। खैर दीदी की क्या कही है तुमने? वही तो कह रही हूँ, स्वर्ण ने उत्साह से कहा, हमारे स्कूल में एक नई मास्टरनी आई है, वह मेरी दीदी है। स्वर्ण फिर वही बद्ध ढंग से वह कहती है, दिन में कितनी बार कह चुकी हूँ कि मास्टरनी मत कहा करो। स्वर्ण बोली, बाबूजी तो कहते हैं। वह कहें, बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम लोग क्या उन्हें मास्टरनी कहती हो?
धत, हम लोग तो दीदी कहते हैं। एक नई दीदी आई है, वह बोली, वह मेरी दीदी लगती है। सत्य ने कहा, कौन है रे, नाम क्या है? नाम है सुहास दत्त। उनकी शादी हो गई है, मगर मांग में सिंदूर नहीं है। एक लड़की ने कहा, भ्राम है, भ्राम सिंदूर नहीं लगाती। सुवर्ण बैलगाड़ी दौड़ाने लगी, और भी दौड़ाती शायद। सत्य ने रोका, तमतमाई चेहरे से पूछा, सुहास दत्त, तूने ठीक सुना? अरे जरा माँ की बात सुन लो, भला सुनू नहीं? सब कहते हैं देखने में कितनी सुंदर है। मुझसे कहा, मैं तुम्हारी दीदी होती हूँ, मालूम है? सत्य ने पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, आप जब मेरी दीदी होती हैं तो मेरे घर आती क्यों नहीं? वह बोली, समय नहीं मिलता। सच माँ, तुम्हारी अपनी लड़की है, मेरी माँ के पेट की बहन। सत्य बोली, क्या फिजूल बकती है, उतनी बड़ी लड़की मेरी हो सकती है? नाते में मेरी लड़की होती है। मगर वे जो कहती है तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। कहा, यह कहा? सत्य उच्छ्वासित हो उठी। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा, अच्छा आज मैं माँ से पूछूंगी। बेवकूफ लड़की, यह नहीं कहते, कहना था। लेकिन क्या कहना होता है, सत्य खुद ही जानती है क्या? ऐसे में क्या कहना चाहिए? तो भी सत्य ने कहा, कहना चाहिए था तो मेरे घर चलिए, तू बेवकूफ़ है। स्वर्ण शर्मा कर बोली, वही कहना चाहती थी, लेकिन डर लगा कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। सत्य ने सुवर्ण का हाथ पकड़कर उसे और निकट खींचकर कैसे तो हताश स्वर में कहा, डर लगा? मुझसे तुम लोगों को डर लगता है? मैं केवल नाराज ही होती हूँ। माँ के स्वर की इस विचित्रता में स्वर्ण विचलित नहीं हुई। मौका पाकर जाने के लहजे में बोल उठी, डर नहीं लगता है भला? डर के मारे तो सिकड़ी रहती हूँ। बाबूजी तक सिटपिटाए रहते और पूछती हो, मैं केवल नाराज ही होती हूँ? रात दिन तो गुस्से में गुस्साई ही बनी रहती हो। सत्य अचानक स्तब्ध हो गई। उसे उस नादान बच्ची की उक्ति में मानो अपना बाहरी रूप दिखाई पड़ा। तो पति के पुत्र पुत्रियों के आगे उसका यही परिचय है, प्रीतिकर नहीं भीतिकर? तो फिर एलोकेशी से में और सत्य में क्या अंतर है? अपने को आखिर उसने यहाँ पहुँचाया, स्नेहहीन, सरसताहीन, पत्ते झरे पेड़ सी। जाने अचानक क्या हो गया, भीतर जैसे मरोड़ उठा उसका, और जुड़ी बाहों के नीचे बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों के किनारे से हू करके आंसू छलक गए। स्वर्ण अप्रतिभ होकर उस ओर ताकने लगी। उसे इस बात में शुभा नहीं रहा कि उस बड़ी लड़की के लिए माँ का मन कैसा हो रहा है। सत्य ने अवश्य ही तुरंत ही अपने को संभाल लिया। रुलाई झरे चेहरे पर हंसी की रेखा निकाल कर बोली, वह सुहास दत्त कैसा पढ़ाती है रे? स्वर्ण ने लजाई आंखों से कहा, वह हमें नहीं पढ़ाती है, ऊपर के दर्जों को पढ़ाती है। सुहास ऊंची क्लास की लड़कियों को पढ़ाती है? विधवा शंकरी की नाजायज लड़की। सुहास ने अपने को इतना ऊंचा उठा लिया, किस बल पर? शिक्षा, साहस। शंकरी को आप वह बल होता तो फांसी लगाकर तो नहीं मरती। तो अपनी सहिष्णुता असहिष्णुता की एक समस्या बनाकर सत्य अपनी बेटी की उन्नति के पग को कलंकित कर देगी। उस नन्ही नादान बच्ची को बाप भाई के पास छोड़कर स्वयं काशी चली जाएगी, अपने मन के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए? नहीं, वह सुधार क्या यह मुमकिन नहीं। अपने मन पर उसे इतना ही जोर नहीं। यदि सत्य चाहे तो क्या वह अपने बहुत दिन पहले वाले पुराने रूप में नहीं लौट सकती? वह सत्य जो हंसना चाहती है, कौतुक करना जानती है, अच्छा अच्छा पका चुका कर अपने पति को खिला सकती है। कुछ ही दिन पहले तो उसने स्वर्ण को कितना स्रोत कंठस्थ कराया है, पढ़ाया है। जाने कितने दिनों से दुनिया की ओर ठीक से ताक कर देखा नहीं उसने। इस छोटी सी गृहस्थी के दायरे से बाहर निगाह डालने में आंखें सदा जला ही तो हैं उसकी। तो क्या सत्य है? छोटे बेटे का कहना ही ठीक है। वह कहता है, दुनिया में जैसे कोटि कोटि लोग हैं, वैसे ही कोटि कोटि अन्याय हैं। सभी तरफ देखने से तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएगी माँ। तुम भली तरह यह देखोगे कि खुद कोई अन्याय तो नहीं कर रही हो। फिर तो वही ठीक ही कहता है। नवकुमार सत्य के आदर्श का अनुयायी नहीं, वह सत्य का नसीब है। इसकी उम्मीद करना भी गलत है। अपने पेट की संतान, अपने हाथों का गड़ा पुतला, वही अपने आदर्श का अनुयायी कहाँ होता है? बड़ा लड़का तो ठीक अपने बाप के ही ढर्रे से चला जा रहा है। सत्य का जीवन यदि ऐसा सांचे में ढला साधारण न होकर उल्टा पुल्टा अजीब सा कुछ होता, सुहास जैसा। शंकरी दुर्गा दुर्गा कहकर वह सिहर उठी। अचानक उसकी नज़रों के सामने भुवनेश्वरी का मुखड़ा झलक उठा। घूंघट से घिरे कपाल पर सिंदूर का बड़ा सा टीका, भीरू नर्म मुखड़ा। दुनिया में कहाँ क्या अन्याय हो रहा है। भुवनेश्वरी इसके लिए कभी दिमाग खपाने नहीं गई, खम ठोकर लड़ने नहीं गई। भुवनेश्वरी सबसे डरती रही, सबको प्यार करती रही। माँ का चेहरा आंखों में आते ही अचानक पिता के ऊपर शुद्ध अभिमान की जलन महसूस की उसने, जैसे माँ की इस अकाल मृत्यु में पिता का कोई अविचार जुड़ा हुआ है। भुवनेश्वरी पति के मुंह पर हिम्मत करके कभी कोई बात नहीं बोली। खेद के साथ सत्य के मन में आया, भुवनेश्वरी की बेटी ने उसका बदला चुकाया, तो
अपने जीवन को वह नए मोड़ से मोड़ेगी। अपने जीवन में ही वह उज्जवल होकर जला करेगी, सुखी होने की चेष्टा करेगी। बिटिया को अपने खूब करीब खींचकर उसने माथे पर हाथ रखकर सत्य ने कहा, मैं काशी चली जाऊंगी तो तू रोएगी स्वर्ण? तुम्हारे चले जाने से? माँ के स्नेह स्पर्श से छिटक कर स्वर्ण ने कहा, मैं क्या नहीं जाऊंगी? तू क्या जाएगी? तू कैसे जाएगी? जैसे तुम जाओगी, मैं नहीं तो और कौन जाएगी? मेरे साथ तुम्हारी तुलना? मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना बंद करके जा रही हूँ मैं। सत्य की बात सुनकर स्वर्ण जिद सी करने लगी, स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? बाबूजी तो कहते हैं छोटी लड़कियां तो बहुत बार स्कूल ही नहीं जाती। ऐसा कहते हैं? ठीक है, मगर तेरे बाप की तरह स्कूल ना जाने को मैं। अचानक सत्य स्तब्ध हो गई। उसे उस नादान बच्ची की उक्ति में मानो अपना बाहरी रूप दिखाई पड़ा। अच्छा नहीं कहती, पर स्कूल कमाई करने से तो नहीं चलेगा। स्वर्ण ने दृढ़ता से कहा, देख लेना चलता है कि नहीं, मुझे छोड़कर जाने से देख लेना मैं क्या करती हूँ। सत्य अब नाराज नहीं होगी, वह हंस पड़ी, बोली चल ही जाऊंगी तो देखूंगी कैसे? उससे तो बल्कि जाना बंद करके देखूंगी तू क्या करती है। माँ, ओ माँ, दोनों हाथों से माँ को जकड़कर कंधे पर मुंह रगड़ते हुए सत्य बोली, तुम कितनी अच्छी हो। मिलन के इस मुहूर्त में ही नवकुमार आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे लंबा से एक उत्तर भारतीय आदमी, उसके रंग ढंग से पहचान में भूल नहीं हुई। पंडा वंडा होगा। नव कुमार ने कई दिन पहले सुना था उसके दफ्तर कोई किसी सज्जन की माफ हुआ, कोई 15-20 महिलाएं एक दल बनाकर काशी, मथुरा, वृंदावन आदि जा रही हैं। वही पंडा जी उनको ले जाएंगे। नव कुमार इसलिए इन्हें ले आया। सत्य ने घूंघट काट लिया और गले में आंचल डालकर दूर से ही उन्हें प्रणाम किया।